हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो हमने कुछ दिनों में अभी जो चैप्टर स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, उसी को आगे लेकर के चलते हैं। जो कि हमने कहाँ तक देख चुके थे। हमने लगभग मे बी हाँ यस, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन हम कंप्लीट कर चुके हैं। पूरे ऑर्गन्स हम देख चुके हैं, फ्रॉम नोज से लेकर के एल्वियोलस, लंग्स, डायफ्राम। लास्ट वाला जो हमने देखा था वो डायफ्राम देखा था, ठीक है। तो कुछ ऐसे चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। बेसिक बेसिक से हम देख लेते हैं। हमने नोज से स्टार्ट किया था, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फिर लास्ट में एल्वियोलाई, लंग्स, डायफ्राम। ऐसे कुछ हमने ऑर्गन्स देखे थे जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो कि इस पूरे रेस्पिरेशन में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ओके, क्लियर है यहां तक के? तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, जो कि हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म। क्या है भाई? मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। अच्छा, ये क्या होता है रेस्पिरेशन? क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन? बोले तो ऐसा क्या? देखो, मैकेनिज्म मतलब एग्जैक्ट वो चीज वर्क कैसे कर रही है, ये हमको देखना है उसके तरफ में, ठीक है। तो रेस्पिरेशन ये कैसे हो रहा है, रेस्पिरेशन में होता क्या है, ये हमको पता है। रेस्पिरेशन मतलब सिंपल सा ये होता है क्या, कि सांस लेना सांस छोड़ना? बिल्कुल भी नहीं। ये रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट है। ओके, तो रेस्पिरेशन में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। तो उसमें भाई हम क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो लेवल पे होता है, एक एल्वुलर लेवल पर, एक टिश्यू लेवल पर। ये सारी चीजें हम देखेंगे। ये सारी चीजें क्यों होना है भाई? एटीपी का फॉर्मेशन करने के लिए। एटीपी का फॉर्मेशन होगा तभी तो लाइफ प्रोसेस चलेगी। लाइफ प्रोसेस चलेगी तभी तो हम जी पाएंगे। क्लियर है? तो अल्टीमेटली ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कि एटीपी एनर्जी बनाने के लिए हो रहा है, ताकि हमारी लाइफ प्रोसेस प्रॉपर चल सके। ठीक है, तो आज अपन इस मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में और क्या देखेंगे? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म। अच्छा, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है? एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपिरेशन, इसको अपन ब्रीदिंग कहेंगे। सबसे पहले हम ब्रीदिंग किसको कहेंगे? ब्रीदिंग हम एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपिरेशन को हम ब्रीदिंग कहेंगे। इसका मतलब क्या है? सांस जो हम अंदर ले रहे हैं ये इंस्पिरेशन है, सांस जो हम बाहर छोड़ेंगे वो एक्सपिरेशन। जब हम एक बार इंस्पिरेशन करेंगे, एक बार एक्सपिरेशन करेंगे, तब जाके वो कहलाएगी ब्रीदिंग। जब जाके वो क्या कहलाएगी? ब्रीदिंग। तो ये एग्जैक्ट ब्रीदिंग हो कैसे रही है, ये अपने को देखना है। क्लियर है यहां तक के सभी को? तो ब्रीदिंग जो है ना भाई, ब्रीदिंग जो है वो एक इंस्पिरेशन होती है और एक एक्सपिरेशन होती है। एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपिरेशन, तब जाके ब्रीदिंग कंप्लीट होती है। लेकिन अब हमको ये देखना है कि ये इंस्पिरेशन कैसे होता है, ये एक्सपिरेशन कैसे होता है। काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी, ऐसे चुटकियों में समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि सांस अंदर कब जाएगी, सांस बाहर कब जाएगी, ये अब अपने को देखना। ठीक है, तो जब क्या हो जाएगा कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली एयर बाहर से अंदर की तरफ चली जाएगी। ऑटोमेटिकली एयर बाहर से अंदर की तरफ चली जाएगी और वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर अप्लाई हो जाएगा, जिसकी वजह से अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो एयर बाहर की तरफ चली जाएगी। अच्छा, ये वॉल्यूम अंदर इंक्रीज कैसे होता है, प्रेशर कैसे कम हो जाता है? जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है कि ये जो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स, जो रिब्स में जो मसल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। जब ये इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये सामने की तरफ आ जाएगा, थोड़ा सा हमारा जो रिब्स है वो सामने की तरफ आ जाएगा, जिस वजह से इस तरीके से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देन जो हमारा डायफ्राम यहां पर है, वो डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो अभी ऐसा डोम शेप का है, जिसकी वजह से ऊपर जगह कम है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऐसे फ्लैट हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर स्पेस और ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। मतलब अंदर क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अंदर वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से एयर बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी, बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी। तो इंस्पिरेशन कब हो रहा है? इंस्पिरेशन कब हो रहा है? जब इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम, डायफ्राम क्या हो रहा है, ये दोनों के दोनों
कॉन्ट्रैक्ट। क्या होंगे भाई ये? जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे। देखो सिंपल सी बात है, इंस्पिरेशन कब होगा? जब हमारे इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब। अच्छा, तो इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके ऐसा क्या हो रहा है कि इंस्पिरेशन हो रहा है? देखो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये हमारे रिब्स में पूरे इंटरकोस्टल मसल है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जिसकी वजह से रिब्स अपवर्ड और थोड़ा सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, सामने की तरफ और थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करते हैं, यानी कि वहां पर स्पेस क्या हो जाती है भाई? क्रिएट हो जाती है। डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो नीचे की तरफ जाता है, जिसकी वजह से वहां पे स्पेस क्रिएट हो जाती है। जब ये दोनों क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तब जाके वहां स्पेस क्रिएट होती है और जो एयर है वो अंदर की तरफ क्या करती है? रश करती है, अंदर की तरफ मूव करती है। अब यही इसका जब उल्टा हो जाएगा, मतलब जब हमारे इंटरकोस्टल्स मसल्स और डायफ्राम रिलैक्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? रिलैक्स, तो वापस से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, जिसकी वजह से अंदर वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो एयर बाहर की तरफ जाएंगे, तब जाके क्या हो जाएगा भाई? एक्सपीरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से इंटरकोस्टल मसल, क्या बोल रहा हूं मैं? इंटरकोस्टल मसल डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से इंस्पिरेशन, इंटरकोस्टल मसल डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से इंस्पिरेशन होगा और इनके रिलैक्स होने से क्या हो जाएगा? एक्सपीरेशन होगा। बहुत इजी इजी चीजें। तो ये इस तरीके का मैकेनिज्म देखना है अपने को, एग्जैक्ट देखेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें चल रही है। चलो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन बता रहा है इसमें कि भाई ई का हुदबा। तो रेस्पिरेशन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन्वॉल्व है बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। किसके बीच में भाई? एटमॉस्फेयर, ये जो बाहर एटमॉस्फेयर और हमारे लंग्स के बीच में क्या हो रहा है? गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। वही तो बोल रहे हैं हम, सांस बाहर छोड़ रहे हैं अंदर ले रहे, बाहर छोड़ रहे हैं अंदर छोड़ रहे। बाहर कहां छोड़ रहे? एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे। अंदर कहां ले रहे? लंग्स में ले रहे हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको कि ये जो है गैसियस का एक्सचेंज है, किस किस के बीच में? एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में, जिसका रिजल्ट हमको क्या देखने को मिलता है? कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो इससे क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है? आगे जाता है सेलुलर लेवल पर, जब ये रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है तो वहां पर एटीपी जनरेट होती है। नाउ अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो है 4 प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन आर एस फॉलोज, 4 चीज इसमें देखने को मिलती है, तब जाके रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। पहला ब्रीदिंग, पहला क्या? ब्रीदिंग, पहला ब्रीदिंग। देन ब्रीदिंग के बाद एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, देन इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। इस तरीके से हमको देखना है। सबसे पहले देखना है ब्रीदिंग, फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। ये तब जाके जहां पर हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन खत्म हो जाएगा, वहां पर हमारा पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा रेस्पिरेशन का। फिर वहां से अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सर्कुलेशन। क्लियर है? तो वन बाय वन अपन देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या आया भाई? ब्रीदिंग। क्या आया? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मैंने अभी बताया आपको, एक इंस्पिरेशन एक एक्सपिरेशन इज कॉल्ड ब्रीदिंग। कैसे होता है सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। नाउ इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच गैस का एक्सचेंज होगा, टेक्स प्लेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स के बीच में, जिसको हम क्या कहेंगे? ब्रीदिंग कहेंगे। इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है, एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपिरेशन। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ठीक है। नाउ अब क्या बोल रहे कि बोथ द स्टेप्स इन्वॉल्व पार्ट। अब ये जो इंस्पिरेशन होगा, एक्सपिरेशन होगा, इसके लिए कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, पहले क्या बताया इसने? थोरेसिक केज। ये थोरेसिक केज क्या होता है? थोरेसिक केज क्या होता है मैंने इसके पहले भी आपको समझाया है कि ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ऊपर के सर्वाइकल होते हैं, देन थोरैक्स होता है। थोरैक्स से हमारे रिब्स पीछे की तरफ निकलते हैं और सामने के साइड एक बोन से अटैच होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टर्नम। जिसको हम क्या कहते हैं? स्टर्नम। जिसको क्या कहते हैं? स्टर्नम। इसके अंदर ये पूरा एक केज बनता है। ये क्या बनता है? केज बनता है। इसके अंदर जो स्पेस होती है इसको कहते हैं थोरेसिक कैविटी, और ये पूरा केज बना है, इसलिए क्या बोला इसने? थोरेसिक केज, रिब्स, स्टर्नम, देन इंटरकोस्टल मसल्स। जो रिब्स में जो मसल्स प्रेजेंट है उसको क्या कहेंगे हम? इंटरकोस्टल मसल्स, एंड द मसल्स ऑफ डायफ्राम, और डायफ्राम के मसल्स। क्योंकि इनको क्या होना है? हमने तो अभी अभी देख के आया है कि जब ये इंटरकोस्टल्स मसल हो गया या फिर हमारा डायफ्राम के मसल्स हो गए, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब क्या होगा भाई? इंस्पिरेशन होगा। कैसे होगा ये? एग्जैक्ट 1 to 1 देखेंगे अपन। चलो क्या बोलता है कि जो इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। क्या बोल रहा है ये? एक्टिव प्रोसेस। 2 वर्ड आप ध्यान में रखो, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव और पैसिव। जहां पर एक्टिव वर्ड आता है मतलब वहां पर
एक्टिवली काम कराया जाता है, मतलब वहां पर एनर्जी खर्च हो रही है, एटीपी खर्च हो रही है, उसको बोलेंगे अपन एक्टिव प्रोसेस। और जहां पर एनर्जी खर्च नहीं हो रही, एटीपी खर्च नहीं हो रही है, उसको बोलेंगे हम पैसिव प्रोसेस। देखो प्रोसेस कंप्लीट होगा, लेकिन अगर उसको एनर्जी खर्च करना पड़े उस प्रोसेस को करने के लिए तो वो होगी एक्टिव प्रोसेस, और वो प्रोसेस बिना किसी एनर्जी के हो जा रही है तो वो होगी पैसिव। ओके, तो ये जो इंस्पिरेशन है ये कैसी प्रोसेस है भाई? एक्टिव प्रोसेस है, ब्रॉट अबाउट बाय रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स, स्टर्नम एंड डायफ्राम। ये सारे लोग इसमें क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, किस तरीके से होता है चलो देखते हैं। सबसे पहले ये यहां पर दिखा रहा है हमको कि ये इंस्पिरेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? इंस्पिरेशन हो रहा है। तो यहां पर इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सामने और अपवर्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर इसने क्या बताया, देखो क्या बोलता है कि प्रेशर ग्रेडियंट फॉर्म बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर एयर। सबसे पहले एक प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा, प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा किसके? लंग्स के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में, जिसके वजह से एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो लंग्स के अंदर जाएगी। अच्छा, ये कैसे जाएगी ये देखते हैं अभी। देखो क्या बोलता है कि सबसे पहले डायफ्राम बिकम कॉन्ट्रैक्ट। डायफ्राम क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। डायफ्राम सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से नीचे की तरफ वो मूव करेगा, फ्लैट हो जाएगा। फिर गोज डाउनवर्ड, फ्लैट शेप का हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से अब ये फॉरवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो रिब्स, स्टर्नम मूव्स अपवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो देखो इंटरकोस्टल मसल्स क्या हुई? कॉन्ट्रैक्ट हुई, और हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसकी वजह से ये फ्लैट हो गया, और ये जो रिब्स हो गए आगे की तरफ मूव हो गए। तो अंदर क्या हो गया? एक स्पेस क्रिएट हो गया। स्पेस यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो वॉल्यूम जैसे इंक्रीज होता है ना तो बेटा प्रेशर कम हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया यानी प्रेशर कम हो गया, और बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, जिसकी वजह से बाहर से एयर अंदर की तरफ अब आने लगेगी। हमने क्या बोला यहां पर? एक प्रेशर ग्रेडियंट रेडी होगा, क्या नहीं होगा? वो प्रेशर ग्रेडियंट रेडी कब होता है, कैसे होता है? ये प्रेशर ग्रेडियंट रेडी ही तब होता है जब इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो एक प्रेशर ग्रेडियंट रेडी होता है, जिसकी वजह से बाहर से एयर अंदर की तरफ मूव करती है। देखो कंफ्यूज होता होगा तो थोड़ा सा पीछे जाके इसको फिर से रिपीट में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो रिब्स, स्टर्नम मूव्स क्या करेंगे? सामने की तरफ मूव करेंगे। अंदर क्या होगा? थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया? अब इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से प्रेशर इन द लंग्स और थोरैक्स डिक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। तब क्या होगा? इस प्रेशर को इक्वल करने के लिए नाउ द लो प्रेशर इनसाइड द लंग्स, एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रशेस इनटू द लंग्स। इस प्रेशर को बैलेंस इक्वलाइज करने के लिए अब एयर बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी। तब जाके हमारा एक इंस्पिरेशन क्या होता है? कंप्लीट होता है। तब जाके हमारा एक इंस्पिरेशन कंप्लीट होता है। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, इंस्पिरेशन क्या देखा हमने? इंस्पिरेशन हमको देखना था टोटल ब्रीदिंग। ब्रीदिंग दो स्टेप्स में इन्वॉल्व है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। तो अपन देख रहे हैं इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में एग्जैक्ट हुआ क्या? इंस्पिरेशन में आपको कुछ ध्यान में रखना है, सिर्फ दो चीजें हुई भाई। क्या हुआ? जो इंटरकोस्टल मसल था, कौन था? इंटरकोस्टल मसल, और जो हमारा डायफ्राम है, ये दोनों क्या हुए? कॉन्ट्रैक्ट हुए। क्या हुए? कॉन्ट्रैक्ट हुए। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुए तो इंटरकोस्टल मसल की वजह से जो रिब्स था वो अपवर्ड, यस अपवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ, ठीक है। अपवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ कौन? रिब्स। और जैसे ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये क्या हो गया? फ्लैट हो गया। क्या हो गया? फ्लैट हो गया, जिसके वजह से यहां पर अंदर क्या हो गया? वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो क्या हो गया? अंदर प्रेशर डिक्रीज, और प्रेशर डिक्रीज हुआ तो बाहर जहां ज्यादा प्रेशर है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जहां ज्यादा प्रेशर है वहां से ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ एयर क्या करेगी? मूव करेगी। इसलिए एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर क्या कर रही है? एयर मूव कर रही है। तब जाके हमारा क्या कंप्लीट होगा? इंस्पिरेशन। क्या कंप्लीट होगा? इंस्पिरेशन। तो एक्सपिरेशन तो बहुत इजी है। बहुत इजी कैसे हो जाएगा? ये जो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यहां पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसको रिलैक्स करा देंगे। जैसे ही हम इसको रिलैक्स कराएंगे तो क्या होगा? रिब्स वापस से अपनी जगह पे, डायफ्राम अपने वापस से अपनी जगह पे। तो ये क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा,
प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से अब एयर बाहर से अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। ओके, क्लियर है? चलो, क्या बोल रहा है कि एक्सपीरेशन में, एक्सपीरेशन इज पैसिव प्रोसेस। ये एक कैसी प्रोसेस है? पैसिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है, उसमें हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। एक्सपीरेशन में कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। वन इंस्पिरेशन वन एक्सपीरेशन इज कॉल्ड वन ब्रीथ। इसी को तो अपन क्या कह रहे हैं? एक ब्रीथ बोल रहे हैं। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, डायफ्राम रिलैक्स होगा, डायफ्राम क्या होगा? रिलैक्स होगा। फिर पुश अपवर्ड डोम शेप का हो जाएगा, इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगी। पुलिंग रिब्स केज इनवर्ट एंड डाउनवर्ड, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम कम हो जाएगा। प्रेशर इन द लंग्स, थोरेसिक केज इंक्रीजेस, जिसकी वजह से एयर जो है वो बाहर की तरफ रशेस आउट करेगी, यानी कि बाहर की तरफ मूव करेगी। बहुत इजी है, ज्यादा कुछ बिल्कुल नहीं सोचना है। क्लियर है यहां तक के? तो हमने क्या देखा अभी तक के? चलो एक बार मैं समरी बना लेते हैं, फिर इसके आगे अपन चलेंगे। तो हम क्या देख रहे थे? यस, हम मैकेनिज्म देख रहे थे, मैकेनिज्म देख रहे थे रेस्पिरेशन का। तो मैकेनिज्म का जब रेस्पिरेशन का जो हम, एक मिनट पहले लिख लेता हूं मैं, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसमें हमने देखा था कि चार चीजें हम देखेंगे। कितनी चीजें देखेंगे? चार चीजें, जिसमें सबसे पहली होगी ब्रीदिंग। क्या होगी? ब्रीदिंग। दूसरी क्या होगी? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या होगा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तीसरा होगा इंटरनल रेस्पिरेशन, और चौथा होगा हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। इस तरीके से हमको देखना था। तो हमने क्या देखा? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को हमने बोला कि एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपिरेशन को हम क्या कहेंगे? ब्रीदिंग कहेंगे। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कैसे होता है अभी देखा हमने। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कैसे होता है? सब इंटरकोस्टल मसल्स और किसके ऊपर डिपेंड है भाई? डायफ्राम के ऊपर। ठीक है, तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कंप्लीट है यहां पे। इतना क्लियर है? इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कैसे होगा, इंस्पिरेशन कैसे होगा, एक्सपिरेशन। अच्छा, तो जो इंस्पिरेशन हुआ है, एक्सपिरेशन हुआ है, गैसेस एक्सचेंज हुआ, लेकिन ये हो गया हमारा भाई ब्रीदिंग हो गया। लेकिन अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, मतलब ये जो गैसेस का एक्सचेंज होगा हमारे बॉडी में, वो कहां होगा? ठीक है, लंग्स के लेवल पर क्या होता है? मतलब एल्वियोला और कैपिलरीज के बीच में क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ये कैसे होता है अब अपने को वो देखना है। ओके, ये सारी चीजें भी अपन देखेंगे। कौन कौन सी? ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। लेकिन अपने को एक चीज अब बताई है, वो बताया है, क्या बताया है अपने को? गैशियस एक्सचेंज। क्या? गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज एट एल्वियोलाई लेवल पे कैसे होता है? ठीक है, हमने एल्वियोलाई पढ़ा है, एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर पढ़ा है, सारी कुछ चीजें हमने देखी हुई है। कुछ इसमें से अलग सी चीज बिल्कुल नहीं है। तो जो एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर, इमेजिन करो कि एल्वियोलाई हमने कुछ ऐसा बलून शेप बताया था आपको कि ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा बलून शेप होता है। अभी अभी हमने इंस्पिरेशन करा है, तो यहां से क्या आएगी? एयर आएगी, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा भाई? ऐसे क्या हो जाएगा? फूल जाएगा बलून के जैसा। ठीक है, तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो गैशियस का एक्सचेंज हो रहा है यहां पर, वो कैसे हो रहा है? रेड कलर दिख रहा है आप लोगों को? रेड कलर से इसलिए मैं बना रहा हूं क्योंकि रेड कलर से मैं क्या बना रहा हूं? ये कैपिलरीज है। क्या है ये? कैपिलरीज है। कौन है भैया? कैपिलरीज। यस, ठीक है, कैपिलरीज है। ये सेल्स बना रहा हूं मैं, आरबीसीज वगैरह। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। हमेशा मैंने आपको बताया गैशियस एक्सचेंज होने के लिए बीच में कुछ ना कुछ क्या चाहिए हमको? कोई किसी के भी बीच में एक्सचेंज होने के लिए हमको एक प्रेशर ग्रेडियंट चाहिए, जिसकी वजह से कहीं कम कहीं ज्यादा, तभी क्या होगी? चीजें इधर से उधर मूव हो पाएगी, मूव हो पाएगी तभी। क्यों? हमने अभी देखा एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में जो एक्सचेंज हुआ, बाहर कैसा था? पहले प्रेशर ज्यादा अंदर कम, तभी बाहर से अंदर मूव हुआ। फिर इसका उल्टा हो गया, अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया, बाहर कम हो गया, जिसकी वजह से अंदर से बाहर एयर मूव करी। ठीक है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हम उसको ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देखो क्या होता है कि इधर से ब्लड आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि ब्लड जब लंग्स में आ रहा है, ये लंग्स का एल्वियोलर लेवल पर देख रहे हैं हम, एकदम एल्वियोलाई के लेवल पर। तो जब क्या होता है कि ब्लड लंग्स में आ रहा है, तो जो ब्लड लंग्स में आ रहा है वो हमेशा कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड होता है। कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों डीऑक्सीजनेटेड? क्यों डीऑक्सीजनेटेड होता है? क्योंकि उसका जो है वो यूज कर लिया गया है ऑक्सीजन।
तो जिसकी वजह से ये ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसीलिए तो लंग्स के पास वो ऑक्सीजन लेने के लिए आ रहा है। तो इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कैसा, जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होता है, जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होता है या बहुत कम होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है और ऑक्सीजन कम होता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि इधर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इधर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, उसमें जो ऑक्सीजन है वो मैं बोल रहा हूं कि 40 mmHg है। कितना है, 40 mmHg। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना है, 45 mmHg। किसमें, जो इधर से ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है, उसमें जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 40 mmHg, क्योंकि प्रेशर को अपन mmHg में काउंट करते हैं, ठीक है। सो ऑक्सीजन कितना है, 40 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 45 mmHg। अच्छा, ऐसी बात है। तो क्या बोल रहा हूं कि इधर से जो एयर हमने अभी अभी इंस्पायर की है, अभी अभी हमने इंस्पायर की, अभी इनहेल किया है कि नहीं, देखे अभी अपन ने कि कैसे इंस्पिरेशन हो रहा है, कैसे एक्सपिरेशन हो रहा है, वहां तक के क्लियर है। अब अंदर जब एयर आ जाती है तो यहां पर किस तरीके से हमको एक्सचेंज देखने को मिलता है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इधर से जो एयर आई है ना, उस एयर में ऑक्सीजन पता है कितना है, उस एयर में ऑक्सीजन है 104 mmHg। कितना है, 104 mmHg। और हमारा जो CO2 है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो है 40 mmHg। चलो, अब बहुत इजी हो गया हमारे लिए समझने के लिए। तो हम क्या बोल रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा, जो इधर से एयर आई है और इधर जो कैपिलरीज है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम है, इसको ऑक्सीजन चाहिए, और हम क्या बोल रहे हैं कि हम जब छोड़ते हैं तो जब ये एयर बाहर जाएगी तो वापस क्या जाएगा, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड देखो कितना है, 45 mmHg। कितना है, 45 mmHg। और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 40 mmHg। मतलब यहां पर कम है और यहां पर ज्यादा, और हम क्या बोल रहे हैं, हमेशा ज्यादा से कम की तरफ क्या होगा, मूव होगा, ज्यादा से कम की तरफ मूव होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ब्लड में है वो कहां चले जाएगा, एल्वियोला के एयर में। कहां चले जाएगा, एल्वियोलाय एयर में। अब इसका अपन लेते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में कितना है, 40 mmHg, और देखो एयर में कितना ज्यादा है, 104 mmHg। मतलब सिंपल सी बात है, ज्यादा इधर है कम इधर है, तो ये ऑक्सीजन इधर से इधर मूव कर जाएगा, ये ऑक्सीजन इधर से इधर मूव कर जाएगा। तो देखो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड इधर से इधर गया, इधर से इधर ऑक्सीजन कैसे आया, ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट के डिफरेंस की वजह से। क्यों, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा था, यहां पर कम था, तो इधर से इधर आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड इधर ज्यादा था, इधर कम था, तो इधर से इधर चला गया। तभी तो हम बोल रहे हैं कि हम सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, और जब हम छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये कैसे हुआ, प्रेशर ग्रेडियंट के वजह से। तो इन द एल्वियोलर एयर में जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 104 mmHg। एयर में ऑक्सीजन है, मतलब एल्वियोलाय एयर में 104 mmHg क्या है, हमारा ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 40 mmHg। यही जब हम ब्लड कैपिलरीज की बात करते हैं तो ऑक्सीजन कितना है, 40 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg। इस प्रेशर ग्रेडियंट के डिफरेंस की वजह से इधर से इधर क्या होता है, मूव होता है। इसी को हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। क्या कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज एट एल्वियोलाई लेवल। एल्वियोलाई के लेवल पे हो रहा है ये गैसेस का एक्सचेंज। क्लियर है, चलो इसकी थ्योरी देखते हैं। अभी समझ में थोड़ा सा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो हम जब थ्योरी देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पर कि यस, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द एल्वियोलर लेवल, यही हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी है। तो अब जब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करेंगे तो हमको एक एल्वियोलाई चाहिए, एल्वियोलाई चाहिए, क्योंकि हमने देखा है यहां पर कि हमारे पास ये एक एल्वियोलाई चाहिए, और क्या चाहिए, ये कैपिलरी चाहिए। तो एल्वियोलाई और कैपिलरी क्या है देख लेते हैं। तो बता रहा है कि इट इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये जो है ना हमारी एल्वियोलस, उसमें ऐसे सिंगल लेयर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम बना हुआ है, ऐसे ऐसे सिंगल सिंगल सेल की लेयर प्रेजेंट है। स्क्वेमस सेल जो कि स्ट्रेच भी होते हैं, और इसमें से ये सिंगल लेयर होती है, जिसकी वजह से इजीली कोई भी चीज क्या हो जाती है, इसमें से एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम विच इज रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट कर रही है। वैसे ही कैपिलरी भी सेम वैसा ही होगा, ये भी किससे बनी है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई है, सेम बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट कर रही है। बोथ हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड आर थिन वॉल,
दोनों के दोनों एल्वियोलाई एंड कैपिलरीज कैसे है, स्ट्रक्चर से सिमिलर है और फंक्शन भी उनका सिमिलर ही देखने को मिलेगा। टुगेदर दे मेक अप द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। यस, दोनों मिलके साथ में क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहां पे, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हम किसको बोलेंगे, जहां पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, जहां पर भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है जिस मेम्ब्रेन के थ्रू, उस मेम्ब्रेन को हम कहेंगे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे उस मेम्ब्रेन को, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। थ्रू which gaseous exchange occur between the alveolar air and the blood। जहां पर भी alveoli की लेयर और ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, उस मेम्ब्रेन को हम कहेंगे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और उस सरफेस को कहेंगे रेस्पिरेटरी सरफेस। क्लियर है यहां तक के। देन अब एग्जैक्ट ये चीजें कैसे हो रही है ये देखते हैं। तो क्या बताया कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस हायर पार्शियल प्रेशर। हमने बोला कि जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा वहां से चीज हमेशा कम पार्शियल प्रेशर की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ चीजें मूव करेगी। तो यहां पर भी वही लिखा है, डिफ्यूजन कहां होता है भाई, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरह। तो मैंने यहां पर क्या किया, एक डिफरेंस बिटवीन, इस तरीके से अभी जो हमने यहां पर देखा ना, यहां पर जो हम देखेंगे वो अपन ने यहां पर लिखा हुआ है। सिंपल सा, बहुत इजी शब्दों में लिखा है कि देखो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में कितना होता है और एयर में कितना होता है और कैसे एक्सचेंज होता है। तो हमने क्या बोला, जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में कितना था, ब्लड में कितना था, ब्लड में था उसका एंटरिंग द पल्मोनरी कैपिलरी इज 45 mmHg। 45 mmHg कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर था ब्लड में। और एल्वियोलर एयर में कितना था कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर था 40 mmHg। कितना था 40। यहां पर ब्लड में कितना था 45 और एयर में था 40 mmHg। तो सीधा सीधा 5 mmHg का हमको डिफरेंस दिख रहा है, जिसके वजह से ड्यू टू दिस डिफरेंस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम कैपिलरीज टू द एल्वियोलाई। कैपिलरी से कहां चले जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, एल्वियोलाई में। वही ऑक्सीजन का इसका उल्टा कर दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में कितना था भाई, ब्लड में कम था 40 mmHg और एल्वियोलर एयर में कितना था, काफी ज्यादा था 104 mmHg। तो इसीलिए एल्वियोलर एयर से कहां चले जाएगा, ये ब्लड में चले जाएगा। कहां चले जाएगा, ब्लड में चले जाएगा। ड्यू टू दिस डिफरेंस O2 डिफ्यूजेस फ्रॉम द एल्वियोलस टू द कैपिलरीज। बहुत इजी चीज है, समझ में आ रहा है। सिंपल, हमको 40 mmHg 104 45 40 और इसको शिफ्ट कर देना है एल्वियोलस से लेके कैपिलरी में, कैपिलरी से लेके एल्वियोलाई में। तो यहां पर हमारा इजीली हो जाता है। ठीक है, जो हम ये डायग्राम देखने की भी कोशिश कर रहे हैं, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ, अच्छा यहां डायग्राम में उल्टा है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। देन यहां पर गैसेस का एक्सचेंज होगा, कैसे होगा आपको पता है, क्योंकि यहां O2 कितना है, अच्छा कलर चेंज करना पड़ेगा मेरे को। तो यहां पर O2 कितना है 104 mmHg, एल्वियोलर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है यहां पर 40 mmHg। लेकिन यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड 45 है, जिसकी वजह से इधर आ जाएगा। यहां पर ऑक्सीजन कितना है, कितना था यहां पर, यस 40 mmHg, जिसकी वजह से इधर मूव कर जाएगा। और ये ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड था, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से अब ये ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया और वापस से हार्ट में जाएगा। कहां जाएगा, कैसे जाएगा, जब अपन सर्कुलेशंस वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, तब मैं और अच्छे से आपको ये बताऊंगा, क्लियर होते जाएगा। ठीक है, सारी चीजें। देन अब क्या है कि पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, बेसिक सी चीजें हैं कि जो आपके बुक में बॉक्स दिया है उसके अंदर दिया गया है ये सारी इंफॉर्मेशन। पल्मोनरी वॉल्यूम, हमारे लंग्स का वॉल्यूम कितना है और उसकी कैपेसिटी कितनी है उसके बारे में बताया, और उसके एब्रिविएशन के बारे में भी बताया है। तो क्या बोल रहा है, टाइडल वॉल्यूम। सबसे पहले इधर अपने को टर्म दी हुई है, एब्रिविएशन दिया हुआ है, और एब्रिविएशन यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म, डिस्क्रिप्शन और द कैपेसिटी कितनी है उसकी। तो सबसे पहले बोला है टाइडल वॉल्यूम। क्या बोला है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टीवी। ये वो वॉल्यूम है जब हम नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कर रहे हैं, जैसे कि जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं उस टाइम पे जितना हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते हैं उसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर, एक मिनट मैंने कलर चेंज किया था, हुआ नहीं क्या, यस। वॉल्यूम ऑफ द एयर इंस्पायर्ड, जो हमने इंस्पायर्ड किया, जो हमने एक्सपायर्ड किया, कब, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जितना हम इंस्पायर कर रहे हैं, जितना एक्सपायर कर रहे हैं, वो एयर कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। बोले तो टीवी, जो कि कितना होता है 500 ml। कितना होता है 500 ml। सेकेंड इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोला है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा देखो, हम जब नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, इसके बाद भी हम जबरदस्ती अंदर एयर ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं। तो इस
इस वॉल्यूम को अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। सो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर और एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड ड्यूरिंग फोर्स्ड ब्रीदिंग, जब हम फोर्सफुली ब्रीद करते हैं तब जाके उसके बाद भी जो एयर हम हमारे अंदर ले लेते हैं वो होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि कितना होता है 2000 से लेके 3000 ml तक के। देन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंस्पिरेटरी का उल्टा कर दो, जो हम जबरदस्ती क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, मतलब बाहर फोर्सफुली ब्रीद आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग फोर्स्ड ब्रीदिंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, जो कि कितना होता है 1000 से लेके 1100 ml तक के। नाउ डेड स्पेस, भाई ये डेड स्पेस क्या है डीएस, बहुत इजी है, वॉल्यूम ऑफ एयर, उतना वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि प्रेजेंट होता है कहां पर, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, विच इज नॉट इन्वॉल्व इन द गैसियस एक्सचेंज। मतलब डेड स्पेस वो वॉल्यूम है जो कि गैसियस एक्सचेंज मतलब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट है लेकिन वो गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं है। मतलब गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व तो सिर्फ जो एल्वियोलाई में एयर होगा वही इन्वॉल्व होगा, लेकिन ब्रोंकाई, ट्रैकिया, नोज एंड हमारे माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स में जो एयर होगी वो तो इन्वॉल्व नहीं है ना गैसियस एक्सचेंज में। तो ये जो होगा वॉल्यूम उसको कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, डेड स्पेस, जो कि कितना होता है, बहुत कम होता है, 150 ml। देन रेसिडियल वॉल्यूम, क्या बोला है, रेसिडियल वॉल्यूम। देखो रेसिडियल वॉल्यूम के बारे में क्या बताया है इसने कि रेसिडियल वॉल्यूम आरवी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग्स, वो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो लंग्स में रह जाता है, डेड लंग्स एंड डेड स्पेस इवन आफ्टर द मैक्सिमम एक्सपिरेशन, पूरा एक्सपिरेशन करने के बाद भी जो हमारे लंग्स में क्या रह जाता है भाई, एयर रह जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेसिडियल वॉल्यूम, जिसका अमाउंट कितना है 1100 to 1200 ml। देन ये हमने क्या देख लिया, लंग वॉल्यूम देख लिया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज लंग कैपेसिटी। लंग कैपेसिटी बहुत इजी है, टोटल लंग कैपेसिटी, पूरे लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट द लंग्स कैन होल्ड आफ्टर अ मैक्सिमम फोर्सफुली इंस्पिरेशन, पूरे इंस्पिरेशन के टाइम में जितना हम होल्ड करके रख सकते हैं, जो कि होता है 5200 से लेके 5800, जो होता है हमारा टीएलसी बोले तो टोटल लंग काउंट। नाउ द वाइटल कैपेसिटी वीसी क्या है, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीद आउट आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पिरेशन, जो मैक्सिमम इंस्पिरेशन के पास बाद जो हम एयर पूरा क्या कर सकते हैं, ब्रीद आउट, उसको कहेंगे अपन वाइटल कैपेसिटी, जो कि सम टोटल होता है टीवी का, टाइडल वॉल्यूम का, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का, जो कि लगभग 4100 से लेके 4600 तक के ml तक के होता है। क्लियर है यहां तक के? तो आज हमने क्लास में क्या देखा, आज हमने क्लास में काफी सारी चीजें देखी। मैकेनिज्म से स्टार्ट किया था हमने, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की किस तरीके से ये होता है, तो हमने देखा था ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के लेवल पर हम देखेंगे। तो आज हमने ब्रीदिंग कंप्लीट किया और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कंप्लीट किया। नाउ आगे आने वाले क्लास में अपन इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन भी कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद हमने देखा कि भाई ब्रीदिंग किस तरीके से होती है। ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन होता है, एक्सपिरेशन होता है। इंस्पिरेशन क्या होता है, इंस्पिरेशन में सिंपल जो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से एयर अंदर की तरफ मूव करेगी, और इसका उल्टा हो जाएगा एक्सपिरेशन में। क्या हो जाएगा इसका उल्टा एक्सपिरेशन में, कि वो रिलैक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से वापस से एल्वियोलाई अपनी जगह पर आ जाएगा और एयर बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। फिर उसके बाद गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, बहुत इजी है। गैसियस एक्सचेंज में ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, सिंपल आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीजन एयर में कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में कितना होता है, ऑक्सीजन ब्लड में कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में कितना होता है, और इसको क्या कर देना है, डिफ्यूजन कर देना है। यानी कि हमेशा हमको पता है ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से लेके कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये मूव करेगी। हमेशा 104 वाला चीज 40 की तरफ और 45 वाला 40 की तरफ मूव करेगा। इजी है। यहां पर हमने क्या कंप्लीट किया, आज ब्रीदिंग कंप्लीट किया। टोटल हमको मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में 4 चीजें देखनी थी, ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, जिसमें से हमने 2 चीजें कंप्लीट की, ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। आगे आने वाले क्लास में हम आगे का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।